सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, एग्जाम में कैसे लिखना है, फिर मैं सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स है लर्न करने का एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नाउ ये 4 मार्क का या एट द मोस्ट 5 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है, उसके ऊपर नहीं। बड़ा क्वेश्चन का कोई स्कोप नहीं। ये जो ए और बी है, ये आंसर लिखते समय ए जो पिछले वीडियो और मीनिंग और डेफिनेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था वो ए भी जरूर लिखना। और जो सी है वो आपका होगा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो आपका अटेम्प्ट कैसे होगा? ए मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, बी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सी सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उसके अंदर 1 2 3 4 5 और 1 का एक्सप्लेनेशन फिर एग्जांपल। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा ना। एक एक करके मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा ये सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नंबर 1, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। जब एक मैनेजर कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसको प्रिंसिपल्स का नॉलेज होने के बाद क्या फायदा होगा? द मोमेंट यूनिटी ऑफ कमांड जैसा प्रिंसिपल पता रहेगा तो उसको पता है कि सबऑर्डिनेट के 2 मैनेजर नहीं होने चाहिए। 2 मैनेजर रहे तो डुप्लीकेशन ऑफ टास्क होता है, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, झगड़े होते हैं। सो वो अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके वो कंपनी का कॉस्ट बचा सकता है। और आगे लिखा है कि द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर किस हिसाब से अलग अलग सिचुएशन में एक्ट करें। जैसे कि एक जूनियर है, उसको इनिशिएटिव देना, ठीक है ना, जो कि 13वां प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का, कि भाई जा तू फैसला ले, तेरे हिसाब से गलती हुई तो भी हम संभाल लेंगे, लेकिन कंपनी के हित में काम कर। सो एक मैनेजर को ये प्रिंसिपल्स का नॉलेज का फायदा ऐसे होगा कि वो कंपनी को अपना बेस्ट दे सकेगा और वो प्रिंसिपल का वापर करके जहां गलतियां पहले उसने की है वो अभी नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस आ गया है। सो इससे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम होगा और कंपनी के गोल अचीव करने में मदद मिलेगा। जैसे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल बोलता है अलग अलग तुम्हारे प्लान होंगे बट इंप्लीमेंट एक को सिलेक्ट करो और उसको इंप्लीमेंट करो, तो इससे वेस्टेजेस कम होंगे। दूसरा भी वही पॉइंट में ले जाता है, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी क्या होता है अभी जो कंपनी है, ठीक है, अभी फोर्ड का क्या हुआ, उन्होंने अपने रिसोर्सेज क्या कर दिए, फोर्ड एंडेवर को लगा दिए। फोर्ड एंडेवर कंपीट करता है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ, कंपीट भी जबरदस्त किया, लेकिन वो सेगमेंट कितने का, 35 लाख 40 लाख का सेगमेंट, कितने लोग खरीदेंगे गाड़ी? कैलकुलेट करो कितने लोग खरीद, वो लग्जरी सेगमेंट में चला जाता है। बट 5 10 15 20 25 30 लाख में फोर्ड फिएस्टा एक था जो ठीक ठाक था, लेकिन उस पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने इंप्रूवमेंट शायद फॉर्च्यूनर को ज्यादा कर दिया। मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है, लग्जरी सेगमेंट नो डाउट फॉर्च्यूनर बहुत बढ़िया है, बट टोयोटा जो कौन सा था, फोर्ड का एंडेवर नो डाउट अच्छा है, लेकिन टोयोटा का फॉर्च्यूनर को टक्कर देना आसान नहीं था। उन्होंने 10 15 20 25 30 लाख में तो सेगमेंट में शायद एंटर ही नहीं किया, तो उनके रिसोर्सेज पूरे ऊपर की गाड़ी में चले गए, जबकि मेन ढांचा ही रह गया। समझ में आ रहा है? सो उन्होंने बोलते हैं ना लग्जरी महल में ताज या 5 स्टार होटल बनाने की कोशिश की, जिसमें लिमिटेड क्लाइंट्स आएंगे, जबकि एक मध्यम 3 स्टार या 1 स्टार होटल जिसमें आम लोग आ सके उस पर वो लोग शायद ध्यान नहीं दे पाए। तो हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, एक वापस एग्जांपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करूंगा, तुम 5 प्लान करो बट इंप्लीमेंट एक करो, पांचों के पांचों एक साथ इंप्लीमेंट मत करो, गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि सबको रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लिमिटेड है। मोबाइल के सेमीकंडक्टर्स जो है चिप्स आजकल इतना सॉलिड शॉर्टेज में, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा उसमें इस्तेमाल करो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजंस। यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक डिसीजंस मींस सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। अभी एक मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग एक कंसेप्ट है। डिसीजन मेकिंग क्या है, तुम ऑल्टरनेटिव तैयार करो, हर एक को स्टडी करो और इवेल्युएट करो और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करो, तभी तो डिसीजन अच्छा होगा। जैसे 12th के बाद में बीबीए, बीबीएम, बीसीए, तुम्हारा होटल मैनेजमेंट, तुम्हारा वकीली का जो कोर्स है, एलएलबी का कोर्स है, ठीक है ना,
कितने सारे कोर्सेज है जो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज है इंटीरियर के, और बहुत सारे हैं। सो हर एक को इवेल्युएट करके, जैसे कोई लड़का मुझे पूछेगा बोला तेरा टेक्निकल माइंड है, नहीं तो बीसीए आउट हो गया। खाने का शौक है, बनाने का शौक है, नहीं तो होटल मैनेजमेंट आउट हो गया। बिजनेस है पापा का, या इंटरेस्ट है बिजनेस पे, हाँ तो बीबीए की तरफ। ऐसा तो जॉब करना है तो बीबीए मत कर, बीकॉम कर, मतलब तू जॉब भी पैरेलल। सो ये सब डिसीजन मेकिंग वैसे लिया जा सकते हैं, साइंटिफिक डिसीजन। ऐसे ही अंधाधुंध डिसीजन लिया तो गए, प्रॉब्लम्स होता है, लॉस भी होता है कंपनी को। चौथा, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर एक इसका पर निर्भर है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो था हेनरी फेयल का, कि सबको सम्मान पूर्वक ट्रीटमेंट दो। और यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग रिसोर्सेज, बट एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। कॉमन सेंस है। सेम फोर्ड का हुआ, शेवरोलेट भी मार्केट को समझ नहीं पाया। हार्ले डेविडसन एकदम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट 5 लाख के ऊपर, वो भी उन्होंने भी कोई सस्ते वाले गाड़ी नहीं बनाए, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है ना। फेयर कंपटीशन, फेयर रेम्यूनरेशन, तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझना कि तुम सोसाइटी के प्रति क्या कर सकते हो। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फेयर प्राइस दो, लोगों को जागरूक करो। अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिक्सिंग होते हैं केमिकल्स। नो, हर एक केमिकल बॉडी पे अलग अलग प्रकार से असर करेगा। कितने लोग, कितने कंपनी उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करके डिसाइड करते हैं केमिकल्स हार्मफुल है? बहुत कम। इंडिया में कुछ जगह पे लोग बिंदास डालते हैं। जो फ्रूट्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुआ, है ना। पांचवा, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये गलती हो गई नोकिया से। नोकिया वर्ल्ड नंबर 1 था मेरे टाइम में, 15-20 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले नोकिया को कोई तोड़ ही नहीं था। सैमसंग उस समय सस्ता और गरीब प्रोडक्ट माना जाता था। नोकिया ने एंड्रॉयड अडॉप्ट नहीं किया जल्दी, बहुत देर हो चुकी। सैमसंग ने अडॉप्ट किया। एचटीसी, ब्लैकबेरी, एचटीसी विंडो बेस्ड मोबाइल था, उन्होंने एंड्रॉयड को स्वीकारा नहीं। एचटीसी कहाँ है अभी, ब्लैकबेरी कहाँ है अभी, नोकिया कहाँ है अभी। सोनी भी एक समय था, सोनी कभी मोबाइल हैंडसेट आए थे, सब गायब हो गए। जो टिके वो लोग ने एंड्रॉयड अडॉप्ट किया, एप्पल ने खुद का आईओएस बिल्डअप किया। सो रिसर्च और डेवलपमेंट तो जरूरी है, नहीं तो फिर कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। फोर्ड का भी यही हुआ कि वो लोग ने रिसर्च हायर एंड पे किया, मीडियम बिटवीन से 8 to 15, होंडा सिटी के कंपटीशन में कोई गाड़ी नहीं, स्कोडा सुपर 20-25 लाख में कोई गाड़ी नहीं, तो इसमें तो नुकसान होना ही था उनको। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये लोग बोलते हैं R&D ऑलवेज वर्क्स टू फाइंड आउट न्यू टेक्निक्स। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, सोनी कंपनी 6% प्रोडक्शन कॉस्ट में, उनका रिसर्च में सेल्स का 6% खर्चा करती है। लैपटॉप्स बंद कर दिए उन्होंने, वायो नाम के बहुत बढ़िया लैपटॉप्स आते थे, सो करीना कपूर ब्रांड एम्बेसडर थी उसकी, लेकिन नहीं सक्सेस। उन्होंने सिर्फ क्या किया, कलर अलग अलग रंग बिरंगी लैपटॉप्स लाए, उस जनरेशन में काफी फेमस हुए यंगस्टर्स, पर उसका कॉस्ट ज्यादा था, बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा था। और डेल, एचपी, ये लोगों ने बोलते ना फोकस कस्टमर फ्रेंडली, प्राइस फ्रेंडली रखा, और वो लोग जीते मार्केट में। तो सोनी नहीं टिक पाया, उन लोगों ने बंद कर दिया। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज तुम बोलते ना लैपटॉप कोई भी कलर दो, बैक कवर कितने का आएगा, 200-500 रुपए लेकर कोई भी बैक कवर लगा देगा यंगस्टर। हमारे जैसे प्रोफेशनल्स जो है वो बैक कवर नहीं लगाएंगे, वैसा का वैसा रखेंगे, लेकिन किसको इंटरेस्ट है बैक कवर में, नॉर्मल प्लेन रखो ना। यंगस्टर्स के लिए डिजाइन कर रहे हो तो बैक कवर के अलग अलग रंग का कॉस्ट फिर बढ़ता है, क्योंकि तुमको अलग अलग पेंटिंग का रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर डालने पड़ते हैं, प्रोडक्शन रुक सकता है वो कलर नहीं हो तो ये प्रॉब्लम R&D का हो गया। उन्होंने मल्टीपल कलर्स दिया, लेकिन कंटेंट जो अंदर का है ना, वो उसका कॉस्ट ज्यादा रखा। छठवा, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैनेजर बेटर कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्किंग। मैंने इसका एक चार्ट बताया था, स्केलर चेन, ठीक है ना। स्केलर चेन में एक एम्प्लॉय को अपने मैनेजर से पूछने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आदमी को सेल्स के डिपार्टमेंट में जाने के लिए प्रोडक्शन के मैनेजर से पूछने के लिए डायरेक्टली गैंग प्लैंक मैंने बताया था,
ये इसके बाद वाले वीडियो में गैंग प्लैंक बताऊंगा। बोलने का तात्पर्य वो ऐसा मैं बता दूं। ये देखो एक ड्राइंग है, ये मैनेजर है, ये एक जूनियर है, ये एक जूनियर है। बी को सी से बात करना है तो बी को ए से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, माउस से लिख रहा हूँ। सी को ए से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। एक गैंग प्लान ड्रॉ करो, डायरेक्टली कम्युनिकेट होगा, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, टाइम भी सेव होगा, ठीक है ना। और लास्ट में डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सी एक जमाने में बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये बोलता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मैनेज, हर एक चीज का ना यू कैन हैव गोल्स, हर एक चीज का यू कैन हैव कैलकुलेशन, इधर कितना रिसोर्सेज लगेगा, ठीक है ना, ये रिसोर्सेज ज्यादा है क्या कम है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताता है कि तुम अलग अलग प्लान्स, हर एक प्लान्स का कॉस्ट कितना है, कितना एनर्जी जाएगा, कितना रिजल्ट आएगा। तो इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच इज जस्ट अ जनरल डिस्कशन कि वो फेयर है कि नहीं, बट मैनेजमेंट ऐसा नहीं चलता है। देर आर ऑलवेज कॉस्ट एंड देर आर ऑलवेज बेनिफिट्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं। हर चीज में तुमको ऑब्जेक्टिव अप्रोच लाना पड़ेगा, करेक्ट। तो सिर्फ 7 पॉइंट्स थे, बट इसको भी लर्न करने के लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी बनाया है। आई होप तुमको काम में आएगा। ये जो स्टोरी है, ये घंटा गाड़ी का जो स्टोरी है। घंटा गाड़ी मतलब ये नासिक में मैं बोल रहा हूँ कि सवेरे कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ी आती है, उसको घंटा गाड़ी बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी का है वो। तो बिल्डिंग के लोग जाकर उस गाड़ी में कचरा देते हैं, सो बाहर नहीं फेंक सकते, करेक्ट। फाइन से बाहर फेंकने का। सो पहला पॉइंट क्या है, घंटा गाड़ी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। एक्चुअली डोर टू डोर घर के अंदर नहीं आती, बिल्डिंग के बाहर आके रुक जाती है। ऐसा सोचो, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको साइट देखते ही घर के मैनेजर जो हाउसवाइफ है लेकर कचरा लेकर बाहर आती है। ऐसे सोचो, घंटा गाड़ी डोर टू डोर, सोचो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड प्रोवाइड हो गया पहला पॉइंट। जैसे ही घंटा गाड़ी साइट हुई, इनसाइड यूजफुल इनसाइड टू मैनेजर, घर की मैनेजर कौन है, हाउसवाइफ, वो कचरा लेकर बाहर आती है कचरे के डब्बे में। और हेल्पफुल इन, बाहर आने से पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, इतना तो इंडिया में नहीं, इंडिया में गीला कचरा एक सूखा कचरा, पर अलग अलग तुम प्लास्टिक का ई वेस्ट है ना, पार मेटल, अलग अलग ऑर्गेनिक, ऐसा पेपर, पार नहीं पेपर है वो। सो तुम ऐसे सोचो कि गाड़ी हेल्पफुल है कचरा का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में। तुम सोचो एक जमाना आएगा तुमको बोला होगा पेपर अलग रखो, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लास अलग, मेटल अलग, ऑर्गेनिक अलग, ई वेस्ट अलग। तो तुम हाउस वाइफ घंटा गाड़ी आने से पहले जो कचरे का रिसोर्सेज है अलग अलग करती है, और उसमें भी साइंटिफिकली लास्ट में अलग अलग करने के बाद एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। वैसे गीला का आई थिंक इट इज ग्रीन और सूखा का ब्लू है, ब्लू गीले का है और ग्रीन सूखे का, ऐसा सोचो, ठीक है। तो कैसे, जैसे घंटा गाड़ी आई, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड साइट, साइट में आई तो घर की मैनेजर कचरा लेकर जाती है, उससे पहले वो रिसोर्सेज के तौर पर एफिशिएंट यूटिलाइज करती है, अलग अलग कचरे को बांटती है। फिर डिसीजन लेती है सारे के सारे कचरे को 2 भाग में बांटना, गीला कचरा, सूखा कचरा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कचरा देते समय जो लोग आते हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ एक साथ आते हैं, मास्क पहनकर आते हैं, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, ऐसा सोचो, सोशल डिस्टेंसिंग। और फिर अभी क्या होता है, इतने सालों से कचरा जा रहा है, हांगकांग या सिंगापुर में वो लोग कचरे को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि वेस्ट मैनेजमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट किया, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। अब इसको कैसे याद रखना है, पहला पॉइंट, घंटा गाड़ी डोर टू डोर प्रोवाइड सर्विस, प्रोवाइड हुआ, हाउसवाइफ को साइट हुई गाड़ी, फिर वो हाउसवाइफ कौन है, मैनेजर है, कचरा लेकर बाहर आई, बाहर आने से पहले घर पे रिसोर्सेज को उसने बाजू में किया, फिर उसको 2 भाग में बांटा, डिसीजन लिया कि गीला कचरा सूखा कचरा, डिसीजन लिया। फिर वो बाहर गई मास्क पहन के, लाइन से जो औरतें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद देगा में खड़े हैं और फिर कचरा दे रहे हैं। अब म्युनिसिपैलिटी इतने साल से देखे, एनएमसी नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रहे हैं, उनको एक आइडिया आता है क्यों ना हम बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कि कचरे को इलेक्ट्रिसिटी में या कंपोस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सके। ये म्युनिसिपैलिटी नासिक का एनकरेज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अब एनकरेज करता है तो तो घंटा गाड़ी, बच्चे लोग कुछ इन्वेंट करते हैं म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर, ऐसे सोचो।
तो घंटा गाड़ी कोऑर्डिनेट करके हेल्प करती है नासिक के कचरा। अब नासिक में एक जगह है विल्होड़ी करके, ठीक है ना, विल्होड़ी करके, जहां पे सारे के सारे घंटा गाड़ी, उस विल्होड़ी करके एक जगह है, वहां पे सारे घंटा गाड़ी कोऑर्डिनेट होके एक जगह पे जाके वहां पे जमा होता है कचरा। और फिर विल्होड़ी में एनएमसी ने डेवलप किया है कंपोस्ट सिस्टम, जिसमें कचरे को इलेक्ट्रिक हीट एंड फ्यूल और पावर में कन्वर्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव उनका, म्युनिसिपैलिटी का ऑब्जेक्टिव है सारा का सारे कचरे को हीट फ्यूल और पावर में कन्वर्ट करना, ऐसे सोच लो, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज करें ताकि ख्याल में आ जाए। घंटा गाड़ी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका साइट हुआ तो घर की मैनेजर कचरा लेकर बाहर आती है, उससे पहले वो रिसोर्सेज को अलग करती है, डिसाइड करती है गीला कचरा सूखा कचरा, बाहर जाती है तो बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं। म्युनिसिपैलिटी स्कूल में यंगस्टर को प्रेरित करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। फिर सारे के सारे घंटा गाड़ी कोऑर्डिनेट होकर एक जगह पे पहुंचते हैं बिरौली, जहां पे म्युनिसिपैलिटी का ऑब्जेक्टिव है उस कचरे को बोलते हैं ना हीट फ्यूल और पावर में कन्वर्ट किया जाए। आई होप स्टोरी ख्याल में आ गया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी कभी ये 7 पॉइंट्स बिना लिखे लिख के निकालो कितने पॉइंट्स याद है। यदि याद नहीं आ रहा तो एक और बार देखो तो याद आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।